दोस्तों मुझे याद है आज से लगभग 10 साल पहले जब मैंने अपना पहला लैपटॉप परचेज किया था। संडे के दिन नेहरू पैलेस से, जिस दिन पूरा का पूरा मार्केट बंद होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने बड़े भाई के साथ गया था लैपटॉप परचेज करने और उस दिन पूरा का पूरा मार्केट बंद था और किस्मत से खाली सैमसंग का एक स्टोर ओपन था। तो मैंने अपना पहला लैपटॉप सैमसंग का ही परचेज किया था। मुझे याद है अपने दोस्तों में आपस में डिस्कस किया था जब मैंने लैपटॉप परचेज करना था, तो उन्होंने क्या कहा था कि दोस्त जो लैपटॉप परचेज करियो तो उससे पहले मेक श्योर करना कि उसमें ग्राफिक कार्ड जरूर हो, क्योंकि अगर आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड है तभी आप अच्छे अच्छे गेम उसमें खेल पाएंगे। लगभग 2012 की बात है ये, और उस समय मार्केट में उतने हाई इंटेंस ग्राफिक गेम भी अवेलेबल नहीं थे। जो भी गेम अवेलेबल थे वो 1 GB ग्राफिक कार्ड पर आप खेले जा सकते थे। तो फिर क्या था दोस्तों, सैमसंग का मैंने पहला लैपटॉप परचेज किया 1 GB ग्राफिक कार्ड के साथ। मैंने स्टोर ओनर को बोला कि भाई मुझे लैपटॉप चाहिए जिसमें 1 GB ग्राफिक कार्ड हो। मुझे बाकी किसी चीज़ से उसमें मतलब नहीं था, बस मतलब था कि उसमें 1 GB ग्राफिक कार्ड होना चाहिए और उसकी मेमोरी ज़्यादा होनी चाहिए जिससे कि मैं उसमें गेम स्टोर कर पाऊँ। तो दोस्तों वो जो लैपटॉप था सैमसंग का i3 3rd जनरेशन प्रोसेसर के साथ 500 GB हार्ड डिस्क था, 4 GB रैम था, उसमें 1 GB ग्राफिक कार्ड था एनवीडिया का, और उतना मेरे लिए सफिशिएंट था गेम खेलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास हालांकि उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर के साथ आज कंप्यूटर है, बट फिर भी मेरी सबसे ज़्यादा यादें जुड़ी हैं उसी लैपटॉप के साथ जुड़ी हैं। तो दोस्तों मेरा ये छोटी सी कहानी सुनाने का मेन मतलब है कि उस समय जब मैंने लैपटॉप परचेज किया था तब मुझे मेन कंसर्न था कि लैपटॉप में एक ग्राफिक कार्ड होना चाहिए ताकि मैं गेम्स खेल पाऊँ। और दोस्तों आज भी अगर मैं देखता हूँ जब भी लोग लैपटॉप परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो एक ग्राफिक कार्ड चुने अपने लैपटॉप में, कौन सा वो चुनना चाहते हैं। अगर उनके लैपटॉप में पावरफुल ग्राफिक कार्ड है तभी उनका लैपटॉप अच्छे से काम करेगा, ऐसा लोगों का माइंड सेट होता है। आपने 5th क्लास में पढ़ रखा होगा कि प्रोसेसर आपके कंप्यूटर के ब्रेन की तरह काम करता है। आपके माउस के एक मूवमेंट से लेकर आप इंटरनेट पर कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या फिर कोई भी डेटा आप इंटरनेट पर सेंड करते हैं, उन सब के पीछे आपके प्रोसेसर का ही हाथ होता है। तो कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेसर। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूँगा कि मान लीजिए आपकी बॉडी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर ब्रेन ही सही से काम ना करेगा तो वो अच्छी से अच्छी बॉडी किसी काम नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपना एक बेहतर प्रोसेसर चुन रहे हैं। तो दोस्तों जब भी आप इंटरनेट पर प्रोसेसर्स के बारे में कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कोर, गीगाहर्ट्ज, थ्रेड्स, मल्टी थ्रेडिंग। तो आखिर इन सभी टेक्निकल टर्म्स का क्या मतलब होता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लॉक स्पीड की। दोस्तों क्लॉक स्पीड को आसानी से समझने के लिए समझ लीजिए कि ये बिल्कुल आपके दिल की तरह काम करता है प्रोसेसर में। जैसे कि दिल का काम होता है, हर बार जब भी वो धड़कता है तो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। एक नॉर्मल इंसान के शरीर में एक स्वस्थ दिल अप्रोक्सीमेटली 80 से लेकर 100 बार तक धड़कता है। और अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो जैसे कि दिल की धड़कनों को हम लोग मिनट में काउंट करते हैं, उसी तरीके से प्रोसेसर की जो स्पीड है हम उसको सेकंड में काउंट करते हैं। मान लीजिए किसी भी प्रोसेसर की स्पीड है 2.8 गीगाहर्ट्ज, तो इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में 2.8 बिलियन साइकिल्स कंप्लीट करता है। अब दोस्तों आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड अच्छी होगी, जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपका प्रोसेसर अच्छे से काम करेगा। तो ये सोचना काफ़ी हद तक सही भी है, पर हर केस में ये सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं उनका दिल 1 मिनट में कम बार धड़कता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन्स। उसके बाद भी उनका जो दिल है वो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर देता है। बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों प्रोसेसर्स में भी क्या होता है कि जब भी वो एक साइकिल को कंप्लीट करता है तो वहाँ पे बीच में कुछ कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, उससे आपका कंप्यूटर काम करता है। तो प्रोसेसर में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक साइकिल को जब कंप्लीट करता है तो कितनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। जब भी आपके कंप्यूटर में कोई आप इमेज डाउनलोड करते हैं या फिर कोई फाइल को अपलोड करते हैं, उस दौरान प्रोसेसर को कुछ एक्स्ट्रा साइकिल्स कंप्लीट करनी होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये भी मैटर करता है कि आपके प्रोसेसर में कोई एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर है या नहीं उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा उसका आर्किटेक्चर भी बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ क्लॉक स्पीड ही ज़्यादा होने से प्रोसेसर आपका अच्छा नहीं हो जाता। तो दोस्तों बात करते हैं कोर्स के बारे में। कोर्स के बारे में एक बात बहुत ही साफ होती है कि आपके प्रोसेसर में जितनी भी ज़्यादा कोर्स होती हैं वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है। दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपका प्रोसेसर एक बार में केवल एक ही टास्क को कंप्लीट करता है। जब तक वो उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक
दूसरा टास्क वेटिंग में लगा रहता है, अपनी बारी का इंतजार करता रहता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर में एक ट्रक से सामान अनलोड करना है और केवल एक ही व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहा है, तो एक बार में केवल एक ही बॉक्स वो अपने घर में पहुँचा पाएगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। अब मान लीजिए वहाँ पर 4 व्यक्ति काम कर रहे हो, तो एक बार में 4 बॉक्सेस अंदर आ जाएंगे। इस तरीके से ज़्यादा काम कम समय में हो जाएगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर में जितनी भी ज़्यादा कोर्स होती हैं वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और दोस्तों जब भी आप अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ वीडियो ग्राफिक्स भी रेंडर होते हैं, साउंड भी रेंडर हो रहा होता है और कंप्यूटर का जो फिजिक्स है वो भी काम कर रहा होता है। ऐसे में सीपीयू को कुछ एक्स्ट्रा साइकिल्स कंप्लीट करनी होती है। तो यहाँ पे आपके प्रोसेसर में जितनी भी ज़्यादा कोर्स होंगी वो उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। ड्यूल कोर प्रोसेसर दोस्तों अच्छा होता है अगर आप सर्फिंग ब्राउजिंग कर रहे हैं, और 8 ऑक्टा कोर प्रोसेसर बहुत अच्छा होगा अगर आप गेमिंग के लिए आप अपना प्रोसेसर लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर ऑक्टा कोर प्रोसेसर बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं थ्रेड्स के बारे में और मल्टी थ्रेडिंग और थ्रेड्स ये क्या होती है किसी प्रोसेसर में। तो दोस्तों एक बड़ी पुरानी कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। दोस्तों आपको याद होगा इससे पहले मैंने बोला था कि आपका कंप्यूटर एक बार में केवल एक ही टास्क को कंप्लीट करता है। जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो किसी दूसरे टास्क पर जंप नहीं करता है। दूसरा टास्क तब तक वेटिंग में रहता है, अपनी बारी का इंतजार करता रहता है। अब क्या है दोस्तों, कुछ प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने एक तरीका फाइंड आउट कर लिया है एक ही प्रोसेसर से एक समय में 2 टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और इसी टेक्नोलॉजी को हम मल्टी थ्रेडिंग भी कहते हैं। तो उससे यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि आपके प्रोसेसर में कोर एक ही रहती है। प्रोसेसिंग के दौरान दोस्तों ये कोर 2 लॉजिकल यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है, प्रोसेसिंग यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है, और वो दोनों यूनिट्स प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने लगते हैं। इसी चीज़ को हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं आपके कंप्यूटर में। मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, इसको हम बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए, याद रहे दोस्तों, मल्टी थ्रेडिंग और ड्यूल कोर ये दोनों एक चीज़ नहीं है। मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, एक ही कोर 2 प्रोसेसिंग यूनिट्स में स्प्लिट हो जाती है, और ड्यूल कोर में एक ही प्रोसेसर के अंदर अलग अलग दो कोर्स होती हैं। ये दोनों काफ़ी अलग चीज़ है, प्रोसेसिंग के मामले में भी और फिजिकल स्ट्रक्चर के मामले में भी। तो दोस्तों ड्यूल कोर प्रोसेसर का अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी एक फैक्ट्री में 2 वर्क स्टेशन है और दोनों वर्क स्टेशन पे 2-2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक एम्प्लॉय जब तक अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता है, दूसरा एम्प्लॉय बैठकर अपनी बारी का इंतजार करता रहता है अपने टास्क के लिए। तो यहाँ पर आपने दोस्तों एक चीज़ नोटिस करी कि एक एम्प्लॉय को काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है अपने टास्क को स्टार्ट करने के लिए। तो आप ऐसे में क्या करते हैं कि 2 वर्क स्टेशन और क्रिएट कर देते हैं जो 2 एक्स्ट्रा एम्प्लॉय हैं उनके लिए। तो अब एक ही कंपनी में अब 4 वर्क स्टेशन हैं और 4 एम्प्लॉय। तो जब तक दोस्तों पहला एम्प्लॉय अपने पहले टास्क को कंप्लीट करता है तब तक बाकी के जो 3 एम्प्लॉय हैं अपना एक एक टास्क स्टार्ट कर चुके होते हैं। और जब पहला एम्प्लॉय अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है तो दूसरा एम्प्लॉय पहले टास्क पर स्विच हो जाता है और पहला एम्प्लॉय दूसरे टास्क पर स्विच हो जाता है। इस तरीके से साइमल्टेनियसली ये आपस में काम करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज नोटिस करी कि एक बार में एक ही टास्क कंप्लीट हो रहा है, बट यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन बन गया है, एक सिंक्रोनाइजेशन बन गया है टास्क के बीच में। तो इसी चीज को दोस्तों हम लोग मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपके प्रोसेसर में कैशे के बारे में। कैशे मेमोरी आखिर कितनी होनी चाहिए और इसका यूसेज आखिर क्या होता है। तो दोस्तों बेसिकली कैशे मेमोरी का यूसेज होता है जो रैम से आने वाला डेटा है वो अपने पास स्टोर करके रखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका प्रोसेसर एक बार में केवल एक ही टास्क को कंप्लीट करता है, तो दोस्तों बाकी का जो टास्क होते हैं जो वेटिंग में रहते हैं वो आपके कैशे मेमोरी में आकर स्टोर होते हैं। तो दोस्तों आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर सप्लायर की तरफ से माल आना बंद हो जाए तो जो प्रोडक्शन लाइन है वहां पर भी देरी आने लगेगी। तो जो सप्लायर की तरफ से माल आ रहा है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। जितना आपके पास ज़्यादा माल स्टोर रहेगा उतने ही आसानी से आप उस माल को लेकर के प्रोडक्शन लाइन में जल्दी से भेज पाएंगे और अपनी डिमांड को पूरा कर पाएंगे। तो कैशे मेमोरी का भी काम यही होता है, जो भी वो डेटा रैम से आता है वो अपने पास स्टोर करके रखती है और प्रोसेसर जितने समय में अपने टास्क को कंप्लीट करता है उसके बाद कैशे मेमोरी से अगले नेक्स्ट टास्क को उठाता है, उसको कंप्लीट करता है। तो कुछ इस तरीके से आपके प्रोसेसर में कैशे मेमोरी का यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर आपके प्रोसेसर में ज़्यादा कैशे मेमोरी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस प्रोसेसर से बहुत अच्छी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। दोस्तों एक समय में वहाँ पर ज़्यादा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं जब तक कि आपका प्रोसेसर पहले डेटा को प्रोसेस कर रहा है। इसका मतलब ये भी है दोस्तों, आप बड़े बड़े हाई इंटेंस ग्राफिक गेम खेल सकते हैं, बड़े बड़े एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी स्मूथली उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल जरूर हो गया होगा, पर क्या करें दोस्तों, प्रोसेसर की जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको बहुत ही आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की, काफ़ी सारे सिंपल एग्जांपल यूज़ करके, बट उसके बाद वो कहीं स्लिप हो गया हो
तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लगे हाथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, वो भी आपको बराबर में मिलेगा। और मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस लेकर आता रहूँगा दोस्तों भविष्य में भी, और आप मेरे चैनल पर जाइए, बाकी के वीडियोस देखिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज संतोष साइनिंग ऑफ।